फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए टॉपिक में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैंक की ऐसी एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, उन्हें ही एनपीए कहा जाएगा। बैंक के लिए एसेट्स लोन होती है और डिपॉजिट बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। एसेट्स लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट के वीडियो में समझने वाले हैं। अभी के लिए आप ये जान लें कि बैंक जो भी लोन देंगे वो बैंक के लिए एसेट्स होंगी। एनपीए नॉर्म्स को नरसिम्हन कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था। इनका पर्पस था कि बैंक की बैलेंस शीट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और कंप्लाई करे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। आरबीआई द्वारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लाया गया ताकि सभी बैंक्स इनको फॉलो करें और सभी बैंक्स एक ही तरह की एसेट्स क्लासिफिकेशन कर सके और प्रोविजनिंग भी सभी बैंक्स का सेम नॉर्म्स के साथ करें। एसेट्स क्लासिफिकेशन बैंक को अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करना है। कौन सी एसेट्स स्टैंडर्ड कैटेगरी में होंगी और कौन सी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में या डाउटफुल एसेट्स में होंगी, या ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिनको लॉस एसेट्स मान लिया जाना चाहिए। इनकम रिकॉग्निशन में बैंक में इनकम रिकॉग्निशन अक्रूवल बेसिस पर ना होकर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बेसिस पर होना चाहिए। प्रोविजनिंग में एनपीए हो चुकी एसेट्स का कुछ परसेंट बैंक को प्रोविजन करके रखना होता है ताकि फ्यूचर में बैंक अच्छे से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी लोन को एनपीए कब डिक्लेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म लोन इफ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यदि इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा होगा तो उस टर्म लोन को एनपीए माना जाएगा। नेक्स्ट, सीसीओडी कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इफ लिमिट इज नॉट रिन्यूड और रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल। यदि सीसीओडी लिमिट को रिन्यूअल की ड्यू डेट के बाद 180 दिन में रिन्यू नहीं किया जाए तो एनपीए होगा। स्टॉक स्टेटमेंट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना हो तो एनपीए होगा। अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो एनपीए होगा। आउट ऑफ ऑर्डर को देखते हैं। यदि सीसीओडी अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज़्यादा रहता है और ऐसा 90 दिन से ज़्यादा है तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। यदि 90 दिन तक सीसीओडी में कोई पैसा ना जमा किया जाए या जितना इंटरेस्ट डिमांड है उससे भी कम पैसा जमा किया जाए तो भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा। जब अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो उसे एनपीए माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिल परचेज और बिल डिस्काउंट में यदि ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा है तो एनपीए मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एडवांस में एनपीए के रूल्स। जब इनकम क्रॉप बेसिस पर है तो शॉर्ट टर्म क्रॉप के केस में यदि अकाउंट 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहता है तो एनपीए माना जाएगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप के केस में यदि अकाउंट 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहता है तो एनपीए माना जाएगा। नेक्स्ट है एसएमए अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब स्टैंडर्ड एसेट्स में अकाउंट इरेगुलर होता है तो उसे एसएमए कहा जाएगा। एसएमए अकाउंट 3 टाइप के हैं, जिसमें कि फर्स्ट अकाउंट है एसएमए 0। जब ओवरड्यू 1 डे टू 30 डेज है तो एसएमए 0 होगा। एसएमए 1 जब ओवरड्यू 31 डेज टू 60 डेज है तो एसएमए 1 होगा। नेक्स्ट एसएमए 2 जब ओवरड्यू 61 डेज टू 90 डेज है तो एसएमए 2 होगा। एंड आफ्टर 90 डेज एसएमए बिकम एनपीए। जब अकाउंट एनपीए बन जाएगा तो इसे सब स्टैंडर्ड कहेंगे। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अकाउंट 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक रहेगा। सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रहने के बाद अकाउंट को डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा। जब अकाउंट इरिकवरेबल होगा तो इसे लॉस एसेट्स में रखा जाएगा। यानी कि एनपीए बनने के बाद पहले 12 महीने तक अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रहेगा, इसके बाद डाउटफुल में रहेगा, और जब अकाउंट इरिकवरेबल होगा तो लॉस एसेट्स माना जाएगा। कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां रूल अलग हैं। फर्स्ट है ऐसा लोन जो शुरुआत में सिक्योर था लेकिन बाद में उसमें रिलाइजेबल सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो ऐसे अकाउंट को तुरंत लॉस एसेट्स में क्लासीफाई किया जाएगा। सेकंड रूल है ऐसा लोन अकाउंट जो शुरुआत में सिक्योर था लेकिन बाद में उसमें रिलाइजेबल सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो ऐसे अकाउंट को तुरंत डाउटफुल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ कुछ स्पेशल केस दिए गए हैं।
फर्स्ट है एसेट्स क्लासिफिकेशन हमेशा बोरोवर वाइज किया जाएगा, फैसिलिटी वाइज नहीं किया जाएगा। यदि बोरोवर का बैंक में एक अकाउंट एनपीए होता है तो उस बोरोवर के बाकी सभी अकाउंट को एनपीए मान लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है यदि लोन एक से ज्यादा बैंक द्वारा अंडर कंसोर्टियम दिया गया है तो क्लासिफिकेशन बैंक वाइज की जाएगी, जो कि रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पर होगी, यानी कि सभी बैंक्स अपने रिकवरी के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है एनपीए नॉर्म्स कुछ लोन्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है, एलआईसी, केवीआईसी, एलआईसी, केवीआईसी, एनएससी, लेकिन यहाँ मार्जिन होना जरूरी है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है अगर लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई है तो एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, बशर्ते कि गवर्नमेंट पेमेंट को मना ना करे, यानी कि रिफ्यूज ना करे। यहाँ ध्यान देना कि यह रूल स्टेट गवर्नमेंट गारंटी पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट एनपीए में अपग्रेडेशन कब होता है? अगर अकाउंट के ओवरड्यू अमाउंट की रिकवरी आती है तो तुरंत अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर किसी अकाउंट को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है तो आफ्टर 12 मंथ अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट से 12 मंथ तक सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एनपीए प्रोविजनिंग। एनपीए में सभी कैटेगरीज में प्रोविजनिंग किया जाएगा, स्टैंडर्ड कैटेगरी में भी, सब स्टैंडर्ड में भी, डाउटफुल में भी और लॉस है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग के रूल्स को देखते हैं। डायरेक्ट एडवांस यदि एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है तो 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगा। डायरेक्ट एडवांस यदि एमएसई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को दिया गया है तो 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगा। रिटेल हाउसिंग लोन में 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट में दिए गए लोन में 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगा। हाउस लोन में यदि टीजर रेट पर दिया गया है तो 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग से प्रोविजन किया जाएगा। बाकी सभी लोन्स में अदर्स में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग किया जाएगा। स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर किया जाएगा। प्रोविजनिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ भी बताए गए हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में प्रोविजनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेसिस पर की जाएगी। सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है प्रोविजनिंग को बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 5 लायबिलिटी एंड प्रोविजन की साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन ग्लोब लोन पोर्टफोलियो बेसिस पर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन को टायर 2 कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में प्रोविजन। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड अकाउंट में 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन किया जाएगा। यदि अकाउंट बिगिनिंग से ही अनसिक्योर्ड है 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन किया जाएगा। यदि अकाउंट अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन किया जाएगा। यहाँ देखते हैं अनसिक्योर्ड अकाउंट क्या होते हैं। यदि सैंक्शन टाइम में लोन में रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10% या इससे कम है तो ऐसे अकाउंट को अनसिक्योर्ड अकाउंट कहेंगे। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में प्रोविजन करते समय वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट में प्रोविजनिंग के क्या रूल्स है। यहाँ प्रोविजनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर नहीं की जाएगी। यहाँ 2 पार्ट्स में आउटस्टैंडिंग बैलेंस को डिवाइड किया गया है, सिक्योर्ड पार्ट एंड अनसिक्योर्ड पार्ट। सिक्योर्ड पोर्शन उसे कहेंगे जितना अकाउंट में रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन उसे कहेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग माइनस सिक्योर्ड पोर्शन, या फिर हम रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को भी सिक्योर्ड पोर्शन मान सकते हैं। यहाँ डाउटफुल कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, DA1, DA2 एंड DA3। लोन डाउटफुल में 1 ईयर तक है तो DA1 कहा जाएगा, 1 ईयर से और 3 ईयर तक है तो DA2 कहा जाएगा, 3 ईयर से ज़्यादा है तो DA3 कहा जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए DA1 रहेगा, और यदि अप टू 3 ईयर यदि डाउटफुल है तो DA2 रहेगा, और अबव 3 ईयर यदि डाउटफुल है तो DA3 रहेगा। दिखाए गए टेबल के अनुसार अनसिक्योर्ड पोर्शन पर सभी कैटेगरीज में 100% प्रोविजनिंग होगा। सिक्योर्ड पोर्शन पर DA1 में 25% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, DA2 में 40% ऑफ RVS, DA3 में 100% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि DA3 में हम कह सकते हैं कि 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लॉस कैटेगरी। लॉस कैटेगरी जब लोन को इरिकवरेबल मान लिया जाता है तो यहाँ 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन किया जाएगा।
नेक्स्ट है नेट एनपीए को निकालने के लिए ग्रॉस एनपीए से प्रोविजन को घटा दिया जाएगा तो नेट एनपीए निकल कर आएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो निकालने के लिए प्रोविजन को डिवाइड किया जाएगा ग्रॉस एनपीए से एंड मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो यहाँ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो निकल कर आएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मिनिमम 70% होना चाहिए किसी भी बैंक का। फ्रेंड्स, अभी तक हमने एनपीए के बारे में जाना है। नेक्स्ट देखते हैं एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी। इनका ऑब्जेक्टिव बैंक से एनपीए को परचेज करना है। एआरसी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास होता है। एआरसी के लिए मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ या फिर परचेज एसेट्स का 15% होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो 15% होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलफुल डिफॉल्टर। इसकी रिकमेंडेशन श्री एस कोहली द्वारा किया गया। जब एक बोरोवर बैंक का लोन रिपे नहीं करता जबकि उसके पास रिपेमेंट के लिए फंड भी अवेलेबल है, ऐसे बोरोवर को विलफुल कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी विलफुल डिफॉल्टर कहा जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर की रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को की जाएगी जिसका कि बैंक मेंबर है। विलफुल डिफॉल्टर की रिपोर्ट मंथली की जाएगी। रिपोर्टिंग के लिए बोरोवर का मिनिमम आउटस्टैंडिंग 25 लाख एंड अबव होना चाहिए, यानी कि 25 लाख या इससे ज़्यादा के डिफ़ॉल्टर का विलफुल डिफ़ॉल्टर में रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को करेंगे। विलफुल डिफ़ॉल्टर पर पेनल्टी रहेगी कि विलफुल डिफ़ॉल्टर को कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। इंडिया में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। फर्स्ट है ट्रांस यूनियन सिविल, सेकंड है क्रिफ हाईमार्क, थर्ड है एक्सपीरियन एंड फोर्थ है इक्विफैक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनपीए के बारे में जाना। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने एनपीए से रिलेटेड इस वीडियो में कवर किया है। एआरसी से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड। इसी तरह के स्टडी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।